हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय परिवार विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो स्टेट बोर्ड के अंदर रैंक लेकर आए। अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर स्टेट रैंक 1 लेकर आने का, स्टेट रैंक 2 लेकर आने का, 3 लेकर आने का सपना तो हर कोई देखता है। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल इस सपने के लिए मेहनत करते हैं। बहुत मुश्किल होता है, पूरे साल में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, बहुत बार पढ़ाई का मन नहीं करता, हम इधर उधर भटक जाते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हर सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर 1 है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस देता है उस पूरे सब्जेक्ट को बहुत ही रुचि के साथ पढ़ने की, उस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनाने की। इसीलिए अगर आप पहले चैप्टर पर अपनी पकड़ को मजबूत बना लेते हैं तो बहुत हद तक संभव है कि आपकी रुचि उस विषय के अंदर बन जाए। बहुत संभव है कि वो विषय आपकी उंगलियों पर नाचे। और ऐसा ही पहला जो चैप्टर है, पहला अध्याय है दिगंत भाग 2 कक्षा 12वीं के गद्य खंड का, उसका नाम है बातचीत। जिसके लेखक हैं कौन? आदरणीय बालकृष्ण भट्ट जी। इन्हें पंडित की उपाधि से भी जाना जाता था। पूरा नाम हुआ पंडित बालकृष्ण भट्ट। इसकी जो विधा है पाठ की, बातचीत की, वो है निबंध। अपने निबंधों के लिए और अपनी पत्रकारिता के लिए बहुत ही चर्चित हस्ती थे। भारतेंदु युग के अंदर इन्होंने हिंदी प्रदीप नाम से अपनी पत्रिका चलाई, जिसका प्रकाशन लगभग 33 वर्षों तक किया। और इन 33 वर्षों में आसान न थी यह यात्रा। अंग्रेजों का दबाव था, घर के अंदर पैसों की बहुत परेशानी थी। अपनी पत्नी के गहनों को, जेवर को गिरवी रखकर भी इस मासिक पत्र हिंदी प्रदीप को 33 वर्षों तक चलाते रहे। अब ये हिंदी प्रदीप इनका हथियार था। इस हिंदी प्रदीप के अंदर इन्होंने उस समय की सारी परेशानियों को उजागर किया। चाहे बात सांस्कृतिक की हो, चाहे बात हो विज्ञान की, चाहे बात हो उस समय के समाज की, हर तरह का लेख अपने हिंदी प्रदीप में ये लिखा करते थे। छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। कहते हैं कि उस समय संचार माध्यम बहुत कम थे, लेकिन इनकी जो महिमा थी वो दूर दूर तक विख्यात थी। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महापंडित इनसे डरते थे। क्यों? संस्कृत के बहुत विद्वान व्यक्ति थे। घर के अंदर संस्कृत का ज्ञान इन्होंने बचपन में अपनी माताजी से हासिल किया। पिता इनके व्यापारी थे। व्यापारी पिता के निधन हो जाने के बाद घर के अंदर बहुत सारे कलह हुए, जहां पे इनके पैतृक संपत्ति, इनके पिता की संपत्ति को लेकर, उनके व्यापार को लेकर दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ। बहरहाल वो लोग जिनके सपने बड़े होते हैं, वो लोग जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं, वो कहां इन छोटी परेशानियों पर रुकते हैं। इन्होंने अपना घर त्याग दिया और उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गए। अलग होने के बाद हिंदी प्रदीप का प्रकाशन स्टार्ट किया। कहां से किया? प्रयागराज के अंदर इन्होंने बनाई हिंदी वर्धनी सभा। हिंदी वर्धनी सभा का क्या काम था? हिंदी वर्धनी सभा उस समय हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी भाषा को सहेजा जाए, हिंदी भाषा को क्या किया जाए, विस्तार दिया जाए, उसके लिए हिंदी वर्धनी सभा का आयोजन इन्होंने, उसका माफ कीजिएगा, हिंदी वर्धनी सभा को इन्होंने गठित किया। उसके डायरेक्टर भी ये खुद थे। और विक्टोरिया प्रेस उस समय प्रयागराज के अंदर जो थी, वहां से हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया करते थे। अब बड़ी गजब सी बात है कि अंग्रेजों का प्रेशर लगातार रहा। अंग्रेजों के ऊपर बहुत सारी आलोचना करते थे। अंग्रेजों के प्रेशर के बावजूद उस समय के इनके भारतेंदु मंडली के जो दोस्त थे, जिसमें लाला श्रीनिवास दास, जो उस समय के बहुत विद्वान व्यक्ति माने जाते थे, है ना, जिन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु भी लिखा था, हिंदी का पहला उपन्यास, इतने बड़े विद्वान आदमी की एक रचना जिसका नाम था संयोगिता स्वयंवर, उसकी आलोचना की और आलोचना का नाम दिया सच्ची समालोचना। तो आज जिस व्यक्तित्व को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये कोई हल्का व्यक्तित्व नहीं है। इस व्यक्तित्व ने अपने समय में बहुत सारे लोगों का, एक बहुत बड़े जन समूह का मार्गदर्शन किया है, अपने विचारों से प्रभावित किया है। इसीलिए बिहार बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं या जिन्होंने हमारा पाठ्यक्रम बनाया है, उन्होंने इस पाठ को हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। बातचीत हम रोज करते हैं, आप और हम हर रोज क्या करते हैं? आप देखोगे दिन का 90% समय हम लोग बातचीत में निकालते हैं। या तो अपने माता पिता से बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, बहुत बार स्वयं से भी बातचीत कर लेते हैं। लेकिन बातचीत का सही तरीका क्या है?
बातचीत के सही मायने क्या हैं, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग आयु के अंदर बातचीत किस प्रकार से की जाती है, और इन्हें ये लेख लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज सब कुछ समझेंगे वन शॉट के अंदर। और हमारा पूरा फोकस होगा कि आज का जो वन शॉट है वो पूर्ण रूप से आपके एग्जाम को फोकस करते हुए हो, आपके एग्जाम को निकालने के लिए हो, उसमें इस पाठ से जितने भी सवाल बनते हैं उसमें पूरे अंक अर्जित करने का हो। तो आप लोग मेरे साथ तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। नोट्स बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, पूरे पूरे पैराग्राफ मत लिखिएगा, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे आपकी मेमोरी में यह पाठ हमेशा के लिए रच जाए, हमेशा के लिए बस जाए। इससे पहले मैं इस बातचीत पाठ के बहुत डिटेल्ड लेक्चर करा चुका हूं। आप YouTube पर सर्च कीजिएगा अखिल सर विद्याकुल, आप सर्च कीजिएगा अखिल सर हिंदी या फिर हिंदी बाई अखिल सर, तो आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जहां पे मैंने 3-3 घंटे 4-4 घंटे इस पाठ के लेखक के हर पहलू को बहुत गहराई से समझाया है। जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। बहरहाल शुरुआत करते हैं इस 1 घंटे की यात्रा की, जिसे पूरा करने के बाद इस पाठ में से जितने भी अंक हैं वो आपको निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। बातचीत पाठ है, अध्याय 1 है, निबंध इसकी विधा है जिसमें लिखा गया है, और ये वन शॉट होने वाला है। बालकृष्ण भट्ट जी इसके कौन है बेटा, लेखक हैं। ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न बताऊंगा आपको जो परीक्षा की दृष्टि में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बालकृष्ण भट्ट जी हैं, हिंदी प्रदीप जो इनकी पत्रिका है उसे पढ़ रहे हैं, और इनके दिमाग में बातचीत चल रहा है। अलग अलग आयु और वर्ग के लोग इसमें बैठे हुए हैं। यहां पे 2 युवा हैं, यहां पे 2 बुढ़े हैं, यहां पे 2 बुढ़िया हैं, और यहां पे 2 सहेलियां हैं। सारी कहानी जानते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। ठीक है, चैप्टर को शुरू करें उससे पहले जानना बहुत जरूरी है कि भैया ये चैप्टर को पढ़ना क्यों जरूरी है। आपने कहा कि चैप्टर 1 है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कैसे इंपॉर्टेंट है, परेशान मत हो, मैं समझा देता हूं। सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट जी क्या कह रहे हैं, इस पाठ से पूर्ण अंक अर्जित करने के लिए इस वन शॉट को सभी विद्यार्थी जी अच्छे से देख लें। तो जितने भी विद्यार्थी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे अनुरोध है सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने अखिल भैया की सारी वीडियोस को जाकर बहुत अच्छे से देखिएगा। हिंदी में 100 में 100 यदि लाने हैं तो आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, इस पाठ से 4 तरह के प्रश्न बनते हैं, 4 तरह के। सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा सप्रसंग व्याख्या, तीसरा लघु उत्तरीय, और फिर है आपका दीर्घ उत्तरीय। क्लियर है। यदि मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करूं, ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो 2022 से लेके और 2026 तक का एक विश्लेषण मैं आपको बताता हूं। 2022 से 2026 तक इस पाठ से हर बार 1 या फिर 2 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। हर बार पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप उठा के देखोगे तो हर बार आपको यहां से 1 वस्तुनिष्ठ या 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। सप्रसंग व्याख्या की बात करूं तो एग्जामिनेशन का इश्क है बालकृष्ण भट्ट जी से। मुझे लगता है कि बिहार बोर्ड और एग्जामिनर बहुत प्रेम करते हैं बालकृष्ण भट्ट से, इसीलिए तो पिछले 4 बार से लगातार 4 नंबर की सप्रसंग व्याख्या हर बार इस पाठ से आपको देखने के लिए मिलती है। 4 नंबर की सप्रसंग व्याख्या। क्लियर है। तो देखिए, हमने लगभग 7 नंबर यहां पे बना लिए हैं। जोड़ते चलिएगा, 4 और 2 यहां पे एडिशन करते चलिएगा। जोड़ बहुत आसान है, आपको आता होगा। आ जाइए, लघु उत्तरीय की बात करूं तो 2 नंबर का एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। जिस वर्ष आपको लघु उत्तरीय मिलेगा उस वर्ष आपको सप्रसंग व्याख्या नहीं मिलेगी। यह भी कमाल की बात है। 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, विश्लेषण आपको बता रहा हूं। जिस वर्ष लघु उत्तरीय दिया जाएगा उस वर्ष सप्रसंग व्याख्या नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा दीर्घ उत्तरीय में आपको 5 नंबर का एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, 5 नंबर का। अब इसमें चाहे तो आपसे बातचीत पाठ की या निबंध की विशेषताएं लिखवा सकते हैं, या फिर और सवाल जो इसके अभ्यास में दिए गए हैं वो यहां से पूछे जाते हैं। तो जोड़िएगा जरा, कितने हो गए, 4 + 2 और +5, कितने बेटा, जोड़ना जरा, 5 2 7 2 9 और 9 4 लगभग 13। और मैंने आपको बताया
कि जिस वर्ष ये पूछा जाएगा ये नहीं पूछा जाएगा, तो हम कह सकते हैं इस पाठ की जो महिमा है वो है बेटा लगभग 9 से 10 अंक की। अब सोचिए 10 अंक आप पहले पाठ से ही निकाल रहे हैं, 10 अंक आप पहले पाठ से निकाल ले रहे हैं, इसके अलावा क्या चाहिए? 100 में 100 बनाने के लिए ध्यान रखिएगा इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण पाठों के ऊपर ध्यान देना है। 13 के 13 गद्य खंड से संभव नहीं है कि प्रश्न पूछे जाएं। हम 4 और 5 ऐसे गद्य खंड के अध्यायों को ध्यान में रखेंगे जहां से हमारा 30 से 40 नंबर का पूरा पेपर मिल जाए। क्लियर है? अब आपको पता चल गई बातचीत पाठ की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों प्रासंगिक है पढ़ना, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। शुरुआत करते हैं, आते हैं सीधे लेखक परिचय के ऊपर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए, इनका नाम क्या था बेटा? बालकृष्ण भट्ट। आप मेरे साथ लिखते चलिए, 2 मिनट का काम लगेगा। नाम क्या था बेटा? बालकृष्ण भट्ट इनका नाम था। क्लियर है? अब इनका जो जन्म है वो कब हुआ? 23 जून 1844 को हुआ गुरुजी, 23 जून 1844 को। कितनी बार बताएं, हमें याद हो गया है। अगला देखिए, इनका निधन कब हुआ था भैया? 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, एक कमाल की बात बताऊं, इनका जब निधन हुआ था ना, इनका निधन हुआ था 1914 में, और लगभग इससे 5 या 6 वर्ष पूर्व, 5 या 6 वर्ष पूर्व ही इन्होंने हिंदी प्रदीप जो इनकी पत्रिका थी, उस हिंदी प्रदीप का आखिरी अंक निकाला था। कितना प्रेम था इन्हें अपने पत्र से कि पत्र बंद हुआ, ये अंदर से कमजोर हुए और 5 वर्ष बाद इनका निधन हो गया। आइए भैया, जरा इनका निवास स्थान तो बताना। इनका निवास स्थान भैया इलाहाबाद था, जो आज के समय में कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, और प्रयागराज नाम से जाना जाता है, प्रयागराज नाम से। 2018 के अंदर भैया, 2018 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, उन्होंने इसका नाम बदल दिया था, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। माता पिता के बारे में जान लेते हैं। माता का नाम था पार्वती देवी। कितना कितना प्यारा नाम था, पार्वती देवी। पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का नाम था बेटा बेनी प्रसाद भट्ट। अच्छा, अब इनकी माताजी के बारे में एक बात समझते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी। इनके पिता एक व्यापारी थे, मैंने शुरुआत में आपको बताया, और माता एक सुसंस्कृत महिला थी, बहुत पढ़ी लिखी हुई महिला थी। उन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट जी के मन में अध्ययन की रुचि जगाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया आगे बताना जरा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई? बेटा इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो संस्कृत थी। मैंने आपको कहा था कि इनका जो पूरा नाम था वो था पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित बालकृष्ण भट्ट। और भैया संस्कृत का ऐसा ज्ञान, संस्कृत का इतना जबरदस्त ज्ञान, आगे आप जाके देखोगे कि इन्होंने अपने समय में क्या किया था, जो हमारे वेद हैं उनकी समीक्षा की थी, युक्तिपूर्ण समीक्षा इन्होंने हमारे वेदों की करी थी। संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, घर में ही संस्कृत पढ़ी थी। परीक्षा बेटा 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। ध्यान रहे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ लेगा, स्टार मार्क कर देता हूं कि किस वर्ष में बालकृष्ण भट्ट जी ने प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। तो आप कह देंगे भैया बहुत आसान है, 1867 के अंदर दी थी। आगे बढ़ते हैं, आगे है शिक्षण कार्य। शिक्षण कार्य, ये भी हमारी तरह शिक्षक थे, या ये कहिए कि हम भी इनकी तरह शिक्षक हैं। शिक्षक हैं हम भी, ये भी शिक्षक थे। जब इतना ज्ञान आ जाएगा क्या कीजिएगा? समाज में बांटिएगा ना जी। तो समाज में ज्ञान बांटते थे, लेकिन ज्ञान जब बहुत ज्यादा हो जाए और समाज उसके लिए तैयार ना हो तो क्या होता है? व्यक्ति उग्र हो जाता है, उग्र हो जाता है। नैतिकता कूट कूट कर भरी हुई थी कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, ना किसी गलत बात का साथ दूंगा। तो इस वजह से इनका जो स्वभाव था वो बहुत उग्र हो गया था। आगे पढ़ेंगे तो आप कहोगे भैया 1869 से 1875, 1859 से 1875 तक मिशन स्कूल में अध्यापन किया, इसी स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी, फिर इसी स्कूल में अध्यापन किया, और 1885 में सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। संस्कृत के अध्यापक थे, संस्कृत के अध्यापक थे। समझ रहे हो बात? हाँ, एक दिन आप भी अध्यापक बनोगे। हम सब टीचर ही होते हैं ना। आज आप स्टूडेंट हो, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों से पूछो जरा, उनके लिए आप टीचर हो, वो आप ही की तरफ देखते हैं। जब उनसे पूछते हो, ए लल्ला, हाँ ए बाबू, किसकी तरह बनिएगा? हम तो अपने भैया की तरह बनेंगे, हम तो ना अपनी दीदी की तरह बनेंगे। आप भी टीचर हैं। एक बार अपने से नीचे देखिए,
इसीलिए हमेशा अच्छा व्यवहार कीजिएगा। आपके छोटे आपके फॉलो करते हैं, उन छोटों के लिए आप ही मिसाल हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भैया, यहां तक तो बात ठीक है। अब वही बात आ गई ना कि उग्र स्वभाव के कारण, यहां तक हम पढ़ रहे थे भैया, इनकी व्रति उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ गई। बोले मैं अपने उसूलों से समझौता नहीं करूंगा, अपने उसूलों से समझौता नहीं करूंगा। आपने एक पिक्चर देखी होगी, पुराने जमाने में एक हीरो थे राजकुमार, ऐसे करके, जानी हमारी जेब में, नहीं कैसे था, जानी हमारी एक जेब में सिगार और एक जेब में हमेशा इस्तीफा रहता है। हाँ, तो इस्तीफा निकाल के बोले खड़ाक, शॉटगन मुर्गन। शत्रुघ्न सुना देखे हैं ना जी, देखे हैं ना। हाँ छेनू, ए बढ़िया, वो आए तो बोलना छेनू आया था। यही मिजाज था भैया, एकदम गर्म मिजाज के आदमी थे। बोले ए भैया स्कूल स्कूल नहीं चलेगा, खड़ाक कर देंगे। हाँ, इसी तरीके से नौकरी छोड़ी और भैया बोले अब एक काम करो भैया, तुम जाओ तेल लेने, हम करेंगे अब अपने मन की। और अपने मन की क्या थी, सुन लो। पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर, शुरुआत में बताई थी, दोनों भाइयों के बीच में हो गया झगड़ा। पिताजी की संपत्ति हमार है, नहीं भैया पिताजी की संपत्ति तो हमार है। ए मुन्ना तुम छोटे हो, छोटे बनकर रहो। नहीं भैया, समझे? झगड़ा हो गया दोनों भाइयों में, बड़ा जबरदस्त झगड़ा था भैया। इधर से एक बार बालकृष्ण भट्ट जी को पकड़ा, इधर से बालकृष्ण भट्ट जी ने तो पकड़ा, मुन्ना हम तुमको मार दे ना भैया, पिताजी की संपत्ति तो बराबर बटेगी। बोले कौन लड़े बे इतना, काहे लड़े इतना? तो बोले रखो संपत्ति, हमारी संपत्ति हमारा ज्ञान है, हमारी संपत्ति हमारे माता पिता के सिखाए गए उसूल हैं। अगर हमारे उसूलों में जान हुई, अगर हमने अपने माता पिता की सच्ची सेवा की है, उनसे सच्ची शिक्षा ली है, तो भैया हम अपने आप अपना रास्ता बना लेंगे। और घर को छोड़ दिया, है ना, घर को छोड़ दिया। अब इसमें इनकी पत्नी भी होंगी, उनका जिक्र नहीं आया, लेकिन वो कहती होंगी चुपके से, बल्लू जी, प्यार से शायद बल्लू जी कहती हूं, बल्लू जी देखिए ना, छोटे वाले भैया हमेशा ही ऐसे करते हैं, आपको काहे संपत्ति नहीं दे रहे? हाँ, अब बालकृष्ण जी कहते होंगे अच्छा ऐसी बात, संपत्ति तो हम लेके रही, लेकिन ऐसा इन्होंने कहा नहीं, संपत्ति छोड़ दी, संपत्ति छोड़ दी। बहुत बार घर में होता है ना, हाँ, चुपके से जाओ घर के अंदर, देखो तुम्हारे भैया ना हमेशा ऐसे ही करते हैं, तुम्हें कुछ देते नहीं है, ऐसा कुछ चला होगा, कहानी बनी होगी भैया। इंसान है, भगवान मत समझ लेना। जितने लेखकों को पढ़ रहे हो सब इंसान हैं, सबके साथ वही हुआ है जो तुम्हारे साथ हो रहा है, भगवान ना समझ लेना, हुआ होगा जरूर। भाभी जी ने, मतलब अम्मा जी ने कही होगी बालकृष्ण जी से संपत्ति छोड़ दीजिएगा, छोड़ दी होगी। उस समय के लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे दोस्त, हंसी मजाक में पढ़ा रहा हूं बस। कलह के चलते पैतृक घर छोड़ दिया, पैतृक माने पिता का घर, ठीक, और आर्थिक संकटों से जूझते हुए साहित्य के लिए समर्पित रहे। अब बोले कि हमारा सारा जीवन यापन हमारा ज्ञान करेगा, मां हिंदी करेंगी, संस्कृत करेंगी, हम तो अपना तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। आ जाओ, क्लियर है? अब यहां तक की हो गई बात। अब भैया इनके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? प्रेरणा स्रोत रहे इनके भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के हिमालय हैं। आज के समय की बात छोड़ो, जब से हिंदी का जन्म हुआ है विराट हिमालय की तरह खड़े हुए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हिंदी के जनक थे, जनक थे, जनक थे। अब उनके दोस्त हैं ये, उन्हीं की मंडली में, उन्हीं के समय में। और ध्यान रखना, सवाल पूछ लिया जाता है। सवाल क्या है? सवाल यह है मेरे लाल कि बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के लेखक हैं? आप बता देना भैया। भारतेंदु युग के, क्या लिख दोगे? भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग के कब से कब तक था? 1868 से 1900 तक, 1868 से 1900 तक था। बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है ये सब कुछ, सर्च करना यूट्यूब पे जाके। क्या? हिंदी बाई अखिल भैया, ठीक है, बड़े बड़े लेक्चर लिए हैं, खूब मन से पढ़ाया है, दिल खोल के सारा ज्ञान लुटाया है, लूट लेना, आज वन शॉट है ठीक है। अच्छा, यहां से एक सवाल और बन जाता है। ये तो होगी किसकी बात? युग की बात। एक होगी काल की बात कि भैया बालकृष्ण भट्ट किस काल के लेखक हैं। क्या लिखोगे? मेरे मुन्ना राजा,
मेरे मुन्ना भूल न जाना, आधुनिक काल पे गोला बना के आना। आधुनिक आधुनिक काल, ठीक है बेटा, आधुनिक काल पे गोला मारी आना। एग्जामिनर को बोल या ना, अखिल भैया से पढ़े थे जी, नंबर काटिएगा, खौला देंगे बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य पत्रिका सब कुछ तो बता दिया। हिंदी प्रदीप 1877 के अंदर हिंदी वर्धिनी सभा बनाई गई थी, शुरुआत में बताया था। हिंदी प्रदीप मुख्य पत्रिका, ऑब्जेक्टिव निकलता है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कार्यकाल पत्रिका का प्रकाशन लगातार 33 वर्षों तक, ऑब्जेक्टिव निकलता है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित हिंदी प्रदीप लगातार कितने वर्षों तक निकलती रही या प्रकाशित हुई? बोलिएगा 33 वर्षों तक, गोला लगाई आइएगा 33 वर्षों तक, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर देखिए वेदों की समीक्षा कर दी। ज्ञानी आदमी को चैन है कहां? जिसके पास ज्ञान आ जाए उसके पास चैन कहां है भैया? उसे सब कुछ करना है, कल्याण करना है सबका। जैसे हम उतरे हुए हैं आपका कल्याण करने के लिए, सब कुछ त्याग कर चले गए कहां? वेदों की समीक्षा करने के लिए। ध्यान रखना, बहुत बार बताया है वेदों की समीक्षा क्यों की और युक्तिपूर्ण समीक्षा की। युक्तिपूर्ण, हल्की फुल्की समीक्षा नहीं थी भैया। ऐसा था उन दिनों चल रहे थे भारत में बड़े सारे आंदोलन, और उसी में था एक आंदोलन जो चला था, जिसे चलाया था दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना दयानंद सरस्वती जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। प्रभावित होकर बोले, ए भारतवासियों, ये जो अंधविश्वास में तुम पड़े हुए हो कि सांप बीन सुनता है, सांप दूध पीता है, इसे भूल जाओ भैया, वेदों की तरफ वापस चलो। हमारे वेदों में जो लिखा गया है उन्हें पढ़ो, पढ़ने के बाद उसे अमल में लाओ। इसलिए वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कर दी। अब देखो भैया आलोचना भी कर दी, किसकी? 1886 में संयोगिता स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास की रचना थी। बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने संयोगिता स्वयंवर के बारे में, एक बार जाके मेरी क्लासेस को, प्रीवियस वाली को जरूर देख लेना, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना थी? लाला श्रीनिवास दास की थी। लाला श्रीनिवास दास की रचना संयोगिता स्वयंवर का की आलोचना किसने की? ऑप्शन देगा, बालकृष्ण भट्ट पे गोला लगाइएगा, बालकृष्ण भट्ट जी ने की। फिर पूछेगा संयोगिता स्वयंवर की आलोचना किस वर्ष में की? 1886 में की। 3 ऑब्जेक्टिव यहां से निकल रहे हैं, ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है। यह है ऑपरेशन सिंदूर। डिग डिग डिग। सारे सवाल आज कर देंगे क्लियर। चलिए भैया अगला क्या है? अगला है, जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किया गया, किंतु व्यवहार अच्छा ना होने के कारण अलग हो गए। हिंदी शब्दकोश, डिक्शनरी बनाई जा रही थी हिंदी की, उसके लिए किसने बुलाया? श्याम सुंदर दास जी ने। कहा? काशी कि आ जाइए, चले आइए, आपकी आवश्यकता है। वहां जाके पता चला व्यवहार अच्छा नहीं है, लौट आए। सवाल बन जाता है ऑब्जेक्टिव की, काशी में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए किसने आमंत्रित किया? ध्यान रखिएगा भैया, श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास ने। किसने बेटा? श्याम सुंदर दास। लेकिन इन्हें पता चला कि श्याम तो हैं लेकिन सुंदर नहीं है, गलत गलत बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, कहते हैं प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद में स्थित हिंदी वर्धिनी सभा, मैंने आपको बताया था शुरुआत में, हिंदी वर्धिनी सभा का क्यों किया गया था, क्या बनाई क्यों गई थी, स्थापना क्यों की गई थी, किसने की गई थी? 19वीं सदी के अंत में हिंदी भाषा और साहित्य के उत्थान के लिए स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्था थी। पंडित बालकृष्ण भट्ट के निर्देशन में, डायरेक्टर महोदय थे, निर्देशक थे, क्या? विक्टोरिया प्रेस से 1877 में प्रतिष्ठित हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन करती थी, जिसने 1909 तक राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार किया। एक्स्ट्रा जानकारी है भैया आपको क्लैरिटी देने के लिए। हाँ, पिछले 10 सालों से, 10 नहीं 6-7 सालों से लगातार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, पर बताई नहीं जा रहा कि हिंदी वर्धिनी सभा है क्या। मास्टरों के पास टाइम ही नहीं रह गया है, पीपीटी लगा देते हैं, लंबी लंबी लाइन खींच के निकल जाते हैं, बालकों को पता नहीं चल पा रही है हिंदी वर्धिनी सभा क्या थी। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई है, जाके देखना डिटेल में। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल यहां से भी बहुत निकलते हैं बेटा, मैं खाली इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं जहां से बार बार सवाल निकलते हैं कि इनकी रचनाएं क्या थी। रचनाएं क्या थी? मेघनाद वध, रेल का विकट खेल, बहुत बार मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। पद्मावती, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, एक रोगी और एक वैद्य, कट्टर सूम की एक नकल,
व्रसला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, बाल विवाह आदि क्या थे? इनके नाटक थे। ध्यान रखना, इन्होंने नाटक भी लिखे, प्रहसन भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, निबंध भी लिखे, लेकिन प्रख्यात किस लिए हुए? निबंध की वजह से हुए। निबंधकार और पत्रकार कहा जाता है। बाकी ये सब इतने नहीं चले थे भाई। हर डायरेक्टर की हर पिक्चर थोड़ी चलेगी भैया, कोई डायरेक्टर की कुछ पिक्चर फेल भी तो हो जाती हैं। तो इनके नाटक वाटक मतलब फ्लॉप ना थे, ऐसे ना कहना भैया ने फ्लॉप बताया था, पर हाँ ऐसे कुछ मान लो, इशारों में समझ जाओ। इशारों इशारों में, रहस्य कथा उपन्यास था। नूतन ब्रह्मचारी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, ध्यान रखना। 100 जान एक सुजान भैया आपके एग्जामिनर का खास है, फेवरेट है, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, क्या है बेटा? उपन्यास है। प्रहसन क्या है? प्रहसन मतलब लघु नाटक, लघु नाटक, ठीक। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि क्या थे बेटा इनके? ये इनके प्रहसन थे। निबंध कितने थे? 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखे, जिसे बाद में भट्ट निबंधमाला के नाम से बनाया गया, और इसके अंदर इनके 1000 निबंधों को संकलित कर दिया गया। जब किताब बनाई 1000 निबंधों की तो इतनी मोटी हो गई, बोले भैया बच्चे रुचि खो देंगे, पाठक रुचि खो देंगे, खो ही ना पढ़ पाएगा। तो क्या करा? उसके 2 खंड कर दिए, 500 निबंध एक में, 500 निबंध एक में। तो प्रश्न आ जाता है कि भट्ट निबंधमाला कितने भागों में विभाजित है? बता दीजिएगा। 2 ऑप्शन में दिखेगा, दुई, आप कर दीजिएगा डुई। क्लियर है? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना देरी करे। अरे आजा बेटा आगे आजा। चलो चलिए जी, निबंध की व्याख्या करने जा रहा हूं बेटा, प्रसंग सहित। पहली बार बिहार बोर्ड में हो रही है, आज से पहले ना हुई है, ध्यान रखना। मेरे मुन्ना भूल ना जाना, मेरी पढ़ाई का कर्ज निभाना। मेरी पढ़ाई का क्या कर्ज है? रैंक ले आना। ठीक है, चलिए। निबंध की शुरुआत कहां से होती है? निबंध की शुरुआत में बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि यूं तो ईश्वर ने बहुत सारे वरदान हमें दिए हैं, उन्हीं वरदानों में से एक है वाक शक्ति, यानी कि बोलने की शक्ति। क्या है? लेखक निबंध की शुरुआत मनुष्य की इंद्रियां, इंद्रियां मतलब 5 इंद्रियां हैं हमारे पास, कान, आंख, नाक, जिह्वा, वाणी, ठीक, उनकी शक्तियों की चर्चा से करते हैं। वे मानते हैं कि वाक शक्ति ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे अनमोल उपहार है। इट्स अ गिफ्ट, भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है जिसका नाम है वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। गधों को नहीं दी, कुत्तों को नहीं दी, मछली को नहीं दी, शेर को नहीं दी, सिर्फ इंसानों को दी है। देख रहे हो वो परमपिता परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। बोला बेटा मनुष्य जाओ, तुम बोलने की शक्ति लेकर जाओ, खूब बोलो, और बेटा इस बोलने से आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ो, लड़ाई करो। हाँ, उपहार दिया। ठीक, आगे लिखते हैं, यदि यह ना होती तो मनुष्य की स्थिति पशुओं के समान होती। भट्ट जी लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा? क्या है ये मैंने इसकी व्याख्या की है अपने शब्दों में। अब प्रसंग बताता हूं क्या है बालकृष्ण भट्ट जी के हिसाब से। ठीक है, दिख रहा है? नहीं भी दिख रहा हो परेशान मत होना, मुझे लग रहा है कि जो फॉन्ट है ना वो थोड़ा सा छोटा हो गया है ना? बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लुंज पुंज से एक कोने में बैठा दिए गए होते, और कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं। उससे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ कह सुन ना सकते। बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। अब इसकी व्याख्या क्या है देखो। व्याख्या है, भट्ट जी का तर्क है कि वाक शक्ति ही वह कड़ी है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। इसके बिना हम अपने सुख दुख साझा नहीं कर पाते, और यह पूरी दुनिया एक मौन निर्जीव स्थान बन जाती है। ये वाक शक्ति की तुलना भोजन और व्यायाम से करते हुए कहते हैं कि जैसे शरीर को पुष्ट रहने के लिए चलने की, खाने की, दौड़ने की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन जीने के लिए बातचीत की आवश्यकता पड़ती है। जिससे क्या होता है? बातचीत से मन का भारीपन और कुंठा यानी कि निराशा दूर हो जाती है, और चित्त परम आनंद की ओर चला जाता है। चित्त परम आनंद की ओर चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात समझ में आ गई। बातचीत का उद्देश्य बताते हैं, कहते हैं मवाद और धुआं बातचीत करने से निकल जाता है। क्या कहते हैं? निबंधकार के अनुसार बातचीत का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक उद्देश्य मन को हल्का करना है। मनुष्य के मन में दिन भर की घटनाओं, चिंताओं और विचारों का जो अंबार जमा होता है वह बातचीत के माध्यम से बाहर निकल जाता है। होता है ना? किसी दिन
स्कूल के अंदर लड़ाई हो गई, किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया, मास्टर ने कुछ बोल दिया, लड़ाई झगड़े हो गए, गुरुजी ने पकड़ के कर दिया मामला सेट है। होता है ना, मन में सब कुछ भरा हुआ है, घर गए, ना किसी से बात करी ना कुछ करा, सीधे बिस्तर पे गए, उल्टा होके लेट गए, रोए पुकारे। शाम को मिला अपना दोस्त, परम मित्र, 4 गरिया एकदम रगड़ के सबको दी। मास्टर है, वो मास्टर है, अरे पढ़ाई के ना जाने, उनका पढ़ाने आवे ही नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई ना जाने, जबरदस्ती मार दिए। अरे बात ही क्या थी, गलती ही क्या थी? हाँ, रिंकिया को प्रेम पत्र ही तो दिए थे, इतनी मार मारी उसने, और जिसमें कि रिंकिया ने हाँ कर दी थी। रिंकिया खुद बोली थी, मुकेश हम तुमसे प्यार करी। इस बात पे गुरुजी ने लतिया दिए और अपने मन का सारा मवाद, सारा धुआं बाहर। ऐसा होता है ना, वही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इनकी भाषा में? देखिए, हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर उड़ जाता है। फिर वह एक प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ असंभव बात नहीं है। परेशान मत हो, बालकृष्ण भट्ट जी है ना, संस्कृत के ज्ञाता, कठिन कठिन लिख दिए हैं, परेशान ना होइए। भैया इसकी व्याख्या बताते हैं। व्याख्या क्या है? यहां मवाद और धुआं मन के नकारात्मक विचारों और तनाव का प्रतीक है। प्रतीक है। मैंने जब लॉन्ग सेशन के अंदर पढ़ाया था तो बताया था कि निबंध बेटा संकेत और प्रतीकों पर चलते हैं। हर किसी के बस की नहीं है निबंधों को पढ़ाना, संकेत और प्रतीक होते हैं। अब इसमें जो मवाद और धुआं है वो क्या है? मन के नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स का क्या है? प्रतीक, प्रतीक है। बातचीत इन नकारात्मक भावों को बाहर निकालने का एक स्वस्थ, हेल्दी और स्वाभाविक मतलब नेचुरल तरीका है जिससे मन स्वच्छ और शांत हो जाता है। देख रहे हो कितने साइकोलॉजिकल आदमी हैं भैया। मुझे लगता है इन्हें पंडित बालकृष्ण भट्ट की जगह ना, पंडित बालकृष्ण भट्ट की जगह भैया इन्हें पंडित काट के डॉक्टर साहब कह दिया जाए। अब डॉक्टर वाला नहीं भैया जो गले कान में आला लगा के, ना ना ना, अरे पीएचडी वाले डॉक्टर साइकोलॉजी के ऊपर। देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं बातचीत नेचुरल तरीका है। हमारे मन के जितने नेगेटिव थॉट्स हैं, यदि सामने वाला सही व्यक्ति मिल जाए तो उससे बात कर लीजिए, तनिक भी टेंशन नहीं, सब सब निकल जाएगा, मवाद धुआं सब बाहर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अब इसमें क्या बताते हैं बेटा? व्यक्तित्व की पहचान बताते हैं और बेन जॉनसन का यहां पे एक जिक्र आता है। बेन जॉनसन मैंने बताया था पश्चिम के बहुत बड़े लेखक थे। भट्ट जी इस बात पर जोर देते हैं कि किसी व्यक्ति के वास्तविक चरित्र को समझने के लिए उससे बातचीत करना आवश्यक है। ठीक, चुप रहने से व्यक्ति का व्यक्तित्व छिपा रहता है। वे विद्वान बेन जॉनसन के कथन को उद्धृत करते हैं। और बेन जॉनसन का क्या कथन था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है भैया, ये ही प्रश्न है, ध्यान रखना, 5 नंबर में पूछ लेगा, कह देगा व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। 5 नंबर में सीधे टन टना के पूछ लेगा। क्या है? ये रहा सवाल। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बालकृष्ण भट्ट जी के निबंध से व्याख्या कर दीजिए। अब गुरु टेंशन में ना आना, व्याख्या आपके भैया ने कर दी है, लिख लो। जब तक मनुष्य चुप रहता है उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होते। उसकी वाणी ही उसके ज्ञान, व्यवहार और संस्कारों का आईना होती है। यदि ये 2 नंबर में पूछ ले तो सीधे ये वाला लिख के आ जाना, सीधे ये वाला। 5 नंबर में पूछे तो इसे भी जोड़ देना, साथ में इसे भी जोड़ देना, हो गए 5 नंबर पूरे। एग्जामिनर तेज है, कहीं भी डाल देगा, कहीं भी डाल देगा। वो भी आपके साथ मनोवैज्ञानिक रूप से खेलेगा कि बेटा 2 नंबर में दूंगा तो 2 वाला उत्तर लिख, और 5 में दूंगा तो 5 वाला उत्तर लिख। ठीक है, दोनों उत्तर यहां पे आपके लिए मैंने तैयार कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? जब तक मनुष्य चुप रहता है उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होते। जब हम आप चुप होते हैं पता नहीं चलता ना आदमी कैसा है। जब तक बोलिएगा नहीं, सामने वाला कैसे जज कीजिएगा? नहीं कर पाएगा सामने वाला जज भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बातचीत की सीमा और प्रभाव। यहां पे है एडिसन का मत, एडिसन का मत। अभी एडिसन कौन है भैया? जैसे बेन जॉनसन थे ऐसी एडिसन, क्या है? ऐसी एडिसन थे उस समय के बहुत बड़े लेखक थे, पश्चिम के, यहां के नहीं, इंडिया के नहीं भैया, अंग्रेजों के हैं। बहुत डिटेल में पढ़ाया है बेटा, वापस कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, जो प्रीवियस वीडियो मैंने पढ़ाई है डिटेल में पढ़ाई है, जा जाके देखो, मजा आ जाएगा। यहां से एक प्रश्न निकलता है कि हाँ, इन्हें हिंदी के स्टील
की उपाधि किसने दी, है ना। और हिंदी का एडिसन, हिंदी का एडिसन, ये दो उपाधि ने मिली हुई हैं, ध्यान रखना, ध्यान रखना। किसने दी थी बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्लियर है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील और एडिसन कहा था। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब क्या कह रहे हैं? बातचीत की प्रभावशीलता कितने लोगों के बीच कैसी होती है, इस पर एडिसन का अत्यंत व्यवहार, इस पे एडिसन का मत अत्यंत व्यवहारिक है। लेखक लिखते हैं, अब आ जाओ निबंध में क्या लाइन लिखी है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। एडिसन का मत है कि जो असल बातचीत है वो सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब तीन हुए तो वह दो की बात कोसों दूर रह गई। प्रश्न आ जाता है, असली बातचीत कितने लोगों के बीच में होती है? ऑब्जेक्टिव भी बनता है भैया, ध्यान रखना। कह देना जी एडिसन का मत है, लिख के मत आना भैया ऑब्जेक्टिव में, सीधे गोला लगा के आ जाना। कह देना दो लोगों के बीच में, गुरुजी दो लोगों के बीच में होती है असली बातचीत, बाकी सब क्या है? बाकी सब कहानी बेकार की है। तीन लोगों की बातचीत हुई तो मानो अंगूठी में नगसी जड़ गई हो, चार की हुई तो राम रमोवल है भैया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, व्याख्या समझ लो बेटा इसकी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ है कि सच्ची और निष्कपट बातचीत केवल दो लोगों के बीच में ही संभव है। तीसरे व्यक्ति के आते ही औपचारिकता यानी कि फॉर्मेलिटी शुरू हो जाती है और लोग अपने असली विचार छिपाने लगते हैं। होता है ना, जैसे तीसरा व्यक्ति आता है, तुमने तो हमारी प्राइवेसी ही खराब कर दी, हमारी जो निजता थी, निजता खराब कर दी, भंग कर दी। अब वो बात ना हो पाएगी पहले जैसी। प्रेमियों के बीच में भी होता है, एक होता है प्रेमी, एक होती है प्रेमिका, और एक होता है बेटा प्रेमिका का बेस्ट फ्रेंड। होता है एक होता है बेटा प्रेमी, एक होती है प्रेमिका, और एक होता है प्रेमिका का बेस्ट फ्रेंड जिसे वो सब कुछ बताती है। अब बेटा यही है वो तीसरा आदमी जिसके आने से निजता भंग हो जाती है, जिसके आने से प्रिवेसी खत्म हो जाती है। अब वो इसे सब कुछ बताएगी। तुम्हें पता है आज दिनेश ने क्या किया? हाँ, आज दिनेश मुझसे लड़ गया। फिर वो बोलेगा परेशान क्यों होती हो, दिनेश तो है ही ऐसा। निजता भंग कर दी, इसलिए कोई भी दोस्त बीच में ना आए। प्रेम की बात दो लोगों के बीच में ही होनी चाहिए, तभी वो बात बात रह पाएगी। भट्ट जी आगे कहते हैं कि जैसे ही चार लोग होते हैं वह बातचीत ना रहकर केवल राम रमोवल यानी कि बेकार की बातचीत बन जाती है। चार दोस्तों को देखो कभी किसी दुकान पे खड़े हुए कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, बस इधर उधर की बात। कोई जा रहा है तो उसके ऊपर टिप्पणी, कोई आ रहा है तो उसके ऊपर टिप्पणी, हंसी मजाक वही कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। अब कह रहे हैं सामाजिक वर्गों की बातचीत का सजीव चित्रण, यानी कि बालकृष्ण भट्ट इसी समाज में तो रहते थे, हमारे समाज का हिस्सा है। अब समाज के अंदर वर्गीकरण कर दिया कि भैया कितने प्रकार के वर्ग हैं और किस किस तरह की बातचीत करते हैं। बड़ा आसान है। सबसे पहले बताया है दो बूढ़ों की बातचीत। दो बूढ़ों की बातचीत बहुत आसान है, बिना इसमें पढ़े बता देता हूं। दो बूढ़ों की बातचीत में हमेशा शिकायत होगी जमाने की, ध्यान रखना। यहां पे ऐसे एरो लगाओ, आ जाओ। क्या होगी? क्या होगी? एक मिनट आ जाओ भैया, लहरो अच्छा बना लेते हैं, सीधा सीधा ऐसे। क्या होगा बेटा इसमें? इसमें जमाने की शिकायत होगी, जमाने की शिकायत, और अपने टाइम का महिमा मंडन होगा। अरे तुम्हें पता है बंसी बाबू, आजकल के बच्चे हाथ से निकल गए हैं। हमारे समय में तो क्या होता था? अरे भैया आसमान में बिजली कड़की, उस एक सेकंड के अंदर ही पूरी किताब याद कर लेते थे। बाढ़ आ जाए किसी भी तरह से, मजाल है एक भी दिन स्कूल बंद हो जाए, अरे गुरुजी तैरते तैरते पढ़ाते थे, तैरते रहते थे, ऊपर आके बोलते थे इसको लिख लीजिए जी, और फिर नीचे डुबकी। और आज आज कौन पढ़ रहा है? चुन्नी बाबू आज कोई पढ़ना नहीं चाहता, बच्चे हाथ में फोन लिए रहते हैं पूरे दिन। आपको भी ऐसे बोलते होंगे, बहुत सारे बुजुर्ग होंगे, ए तुम्हारी मोड़ी ना हाथ में फोन लेके घूम रही है, फोन छीन लो, हाथ से निकल गई है, इसके हाथ पीले कर दो, इसका बिहार रचा दो। बड़ी पंचायत है बुड्ढों को। ठीक है, तो क्या कहते हैं, उनका मुख्य विषय जमाने की शिकायत होता है, कलयुग को कोसना, कलयुग को, आज के समय को कोसना और अपने समय की प्रशंसा बड़ाई करना ही उनकी बातचीत का प्राण है। वे अक्सर अपनी बहुओं या बेटों की शिकायत करते हैं। नहीं भैया ये तो बुढ़िया करती हैं,
बुढ़िया करती हैं। हाँ, कुछ बुड्ढों में भी बुढ़ियों वाले गुण आजकल मिलने लगे हैं, कुछ बुड्ढे भी इन बातों का मजा लेने लगे हैं। मैं था एक दिन एक पार्क में, उस पार्क के अंदर एक दादा और एक दादी, पति पत्नी नहीं थे, साथ घूमने आते थे। होंगे कोई 60-65 साल के, ज्यादा के ही होंगे। दोनों के अंदर दोस्ती हो गई। सिर्फ दोस्ती कह रहा हूँ, गलत बात मत समझ लेना, कुछ सिर्फ दोस्ती हुई थी दोनों के बीच में। दोनों साथ में घूमते थे, बहुत घूमते थे। हाँ, अब दादी का प्यार जीतने के लिए दादा ने क्या करा, एक झूठी कहानी बनाई कि अरे हमारा बेटा हमें प्यार नहीं करता। अब हमें कोई प्यार नहीं करता, हम बूढ़े हो गए हैं ना, है ही क्या हमारे पास, बस 1-1.25 लाख रुपए की पेंशन ही तो आती है, और क्या है हमारे पास, बस हमारे पास पटना में 50 करोड़ रुपए का एक मकान ही तो है ही क्या हमारे पास। दादी को सब बता दिया ऐसे ही कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहिए, सब कुछ। अब दादी बोली कि प्यार हम देंगे तुम्हें राम किशन, तुम क्यों परेशान होते हो। तो आजकल ये सब चीजें भी भैया चलने लगी हैं, जमाना बदल रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। कहते हैं दो हम उम्र लड़कों की बातचीत कैसी होगी, कैसी होगी भैया, दो हम उम्र लड़कों की बातचीत, उनकी बातचीत होगी बेटा समुद्र की लहरों की तरह उमंग और जोश से भरी हुई। उनकी बातचीत के अंदर खिलाड़ीपन, यदि अगर खिलाड़ी हुए तो अपने शरीर की बात कर रहे होंगे, अपनी ताकत की बात कर रहे होंगे, अपने बल की बात कर रहे होंगे, है ना। और यदि 25 वर्ष की आयु से ज्यादा के हुए तो दूरदर्शिता की बात होगी, शांत बात होगी कि भी भविष्य में क्या करना है यार, किस तरीके से हम लोग पैसा कमाएं, कौन सा नया बिजनेस बनाएं, है ना, कौन सा कोर्स कर लें जिससे आगे अच्छे पैसे मिलें। 25 वर्ष से नीचे के लड़कों की बातचीत होगी तो कैसी होगी, कोई दूरदर्शिता ना मिलेगी, ऐसी बात कर रहे होंगे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इंतकाम दिखा नहीं पाएंगे पर ये गाना लगातार गाएंगे, हाथों में 2-4 ब्लेड ब्लेड मार लेंगे, बाल लंबे कर लेंगे, हाँ, रंग बिरंगे कर लेंगे। और फिर बाइक के ऊपर क्या होता है, वो क्या होता है भैया, वो जो एक टायर ऊपर उठा देते हैं तो हाँ, व्हीली 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 मारेंगे, वो वाली बाइक ले लेंगे, स्पीड स्पीड वाली, और आगे जाते हुए एक बार हाँ, ये सब कहानियां चलेंगी भैया। ठीक है। अच्छा, दो बुढ़ियों की बातचीत बताइए बेटा, दो बुढ़ियों की बातचीत कैसे होती है। इनका मुख्य विषय बहू बेटी के गिले शिकवे, बस वही पुरानी कहानी, बेटा अब हमें ध्यान नहीं दे रहा, जब से बहू आई है बदल गया है, अब अपनी अम्मा को नहीं पूछता, हाथ में तनख्वाह पहले ला के रख देता था, अब तो तनख्वाह सीधे तुम्हें पता है रीमा के हाथ में देता है, रीमा 20-20 रुपए के लिए तड़पा देती है, क्या बताऊं। इस तरह का दुख दर्द बुढ़ियाओं की बातचीत रही है भैया, हमेशा रही है, जन्म जन्मांतर से रही है। और बाद में कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देंगी कि आपस में एक दूसरे की चुटिया पकड़ के खींचने लगेंगी। हाँ, अपने आप बुराई कर रही है भैया, लेकिन अगर सामने वाली बुढ़िया ने कह दी कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, अच्छा हमारे विनोद को कुछ ना कहीं, हाँ जान है हमारी, हम कह सकें, सिर्फ हम ही कहीं, तुम बोल के देखो, ये जो 2 दांत है ना बुढ़ापे के, इन्हें भी निकाल लेंगे। तो दो बुढ़ियों की बातचीत ऐसी होती है, कैसी, अपने बहू बेटी की, घर गृहस्थी के झगड़ों की, वही किस्से होते हैं। ठीक है। दो सहेलियों की बातचीत, बेटा दो सहेलियों की बातचीत का तो जायका ही निराला है, ऐसी मधुर और रसपूर्ण बातें होती हैं कि सुनने वाले का मन भी मग्न हो जाए, मानो क्या है, समुद्र उमड़ा चला आ रहा हो। हाँ, रस का समुद्र उमड़ा चला आ रहा हो, बाकायदा प्रतीक दिया है लेखक ने। कहते हैं दो सहेलियों की बातचीत ऐसे होती है जैसे रस का समुद्र उमड़ा चला आ रहा हो, उमड़ा चला आता है। ठीक है। सवाल आ जाता है ऑब्जेक्टिव कि रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला आता है। वहां पे 4 ऑप्शन देगा, बुड्ढों की में, बुढ़ियाओं की में, लड़कों की में, और फिर नीचे देगा दो सहेलियों की में। तो भैया जहां भी देखें दो सहेलियां, मारियाना सीधे गोला। ऑब्जेक्टिव भी साथ में कराता हुआ चल रहा हूं। क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं, आगे आगे बात करते हैं भैया ये आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन की, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, सुहृदय सुहृद गोष्ठी। भट्ट जी यूरोप, भट्ट जी। अच्छा, कुछ बच्चों का ना प्रश्न आता है, भैया हम लोग यूरोप ऐसे लिखें जैसा किताब में लिखा है, या फिर ऐसे लिख दें। मैं कहता हूं बेटा दोनों ही तरीके सही हैं, बोलने में यही तरीका काम है। यूरोप नहीं बोला जाता है, यूरोप बोला जाता है, यूरोप, यूरोप। ठीक है। तो बोलने में ये सही है, इसीलिए यही लिख दिया गया है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो।
भट्ट जी यूरोप के लोगों की प्रशंसा करते हैं कि उनमें बातचीत करने की एक विशेष कला है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। वे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, निबंध से लाए ऑनलाइन, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है जिसके द्वारा ऐसी चतुराई से प्रसंग छेड़े जाते हैं कि सुनने वाले को अत्यंत सुख मिलता है। ठीक है जी। वे इसे भारत के संदर्भ में सुहृद गोष्ठी यानी कि मित्रों की सभा कहते हैं, जहां विद्वता और मनोरंजन का अनूठा संगम होता है, बिना किसी कठोरता या विवाद के। बिना किसी कठोरता या विवाद के। क्या है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन? यूरोप में कैसी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन? भैया बैठ जाएंगे, है ना, किसी कैफे में जाके बैठ गए या किसी अच्छे से होटल में जाके बैठ गए, वहां पे दो चार बियर वगैरह मंगवाई। उनके कल्चर में तो सही बात है शराब का सेवन, तो बियर वियर पीते हैं, बढ़िया जाम वाम छलकाते हैं और उनके ऊपर फिर अच्छी अच्छी बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। उनके यहाँ का कल्चर है भैया। हमसे ना कहना कि गुरुजी आप शराब को अच्छा बता रहे हैं, ना भैया, उनके कल्चर में अच्छी है, उनके यहाँ पी रहे हैं लोग, सदियों से पी रहे हैं। गुरुजी के ऊपर आरोप ना लगाइएगा, गुरुजी इसमें कुछ ना कह रहे भैया, बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं, गुरुजी तो वो बता रहे हैं जो बालकृष्ण भट्ट जी लिख रहे हैं, व्याख्या गुरुजी बस ज्यादा कर दे रहे हैं। ठीक है, चले, क्लियर है? क्लियर है, आइए आगे। अब क्या कहते हैं, सर्वोच्च स्तर क्या है? कहते हैं आत्म संवाद। खुद से बात करना ही बातचीत का सबसे बड़ा स्तर है। स्वयं से बात करना सीखो। कहते हैं निबंध के अंत में भट्ट जी एक बहुत ही दार्शनिक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि बातचीत का सबसे उत्तम और महान तरीका है स्वयं से बातचीत करना। हमारी अपनी भीतरी, अब देखो लाइन ले आया हूं निबंध से, हमारी अपनी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिपल नए नए रंग दिखाया करती है। वह एक प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना। कुछ असंभव बात तो नहीं है। व्याख्या आपके भैया इसकी ले आए हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम अपनी जीभ को वश में कर लें और अपने भीतर के संसार से बात करें, जीभ के ऊपर चुप्पी। बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं बाकी सब तो ठीक है भैया, लेकिन सबसे बड़ी बातचीत, बातचीतों की बातचीत वही है गुरु, जहां पे आप स्वयं से बात कर रहे हो। ध्यान लगाओ और अंदर जाके देखो क्या चल रहा है। भूल जाओ इस संसार को, अपने अंदर के संसार को जाके देखो, सारे उत्तर यहीं छिपे हुए हैं। अरे हमारे गुरुजी भी तो यही कहते हैं, अरे भैया मैं वाले गुरुजी नहीं, जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, कि ध्यान लगाओ, स्वयं से बातचीत करो, अपने बारे में समझो, ईश्वर का ध्यान लगाओ। जब वो कहते हैं कि ईश्वर का ध्यान लगाओ, तो वो हमारे अंदर के ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए कहते हैं। अगर अब कहना बंद कर दें कि भैया राम जी मिलेंगे, किशन जी मिलेंगे, भोले बाबा मिलेंगे, तो कौन ध्यान लगाएगा? अगर कह दें कि भैया ये ना मिलेंगे, अपने अंदर के भगवान की बात कर रहा हूं, ध्यान लगाना बंद कर देंगे लोग। इसलिए कहते हैं भैया सब मिल जाएंगे, ध्यान लगाओ। तो बालकृष्ण भट्ट जी भी कह रहे हैं कि अपने अंदर स्वयं से बातचीत की जाए, जितनी गहरी बातचीत की जा सकती है खुद से बातचीत की जाए, है ना। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो हम किसी दूसरे, हम क्या, जब शांत ध्यान लगाएंगे शांत हो जाएंगे, जीभ बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, झगड़े विवाद बंद, बाकी सबसे ना किसी के बारे में उल्टा बोलेंगे, ना कोई हमारे बारे में उल्टा बोलेगा, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह आत्म संवाद ही क्रोध पर विजय पाने और सत्य को जानने का सबसे बड़ा साधन है। आत्म वार्तालाप, स्वयं से वार्तालाप सच जानने का साधना का सबसे बड़ा साधन है। इसी के साथ भैया हो जाता है अंत। लेकिन ये अंत होता है निबंधों का, अंत होता है बेटा निबंध का, माफ कीजिएगा निबंधों कह दिया, लेकिन यहां से शुरुआत होती है आपकी परीक्षा की। अब एग्जामिनर महोदय थोड़ी मानेंगे कि यहाँ खत्म हो गया, सवाल आपके लिए यहां से निकलने शुरू होते हैं। तो हमने लेखक परिचय पढ़ा, पूरी व्याख्या प्रसंग सहित पढ़ी। अब आगे चलते हैं सीधे कहां, आपके फेवरेट पार्ट पे, ऑब्जेक्टिव की तरफ। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लेकर आया हूं, ये बात ध्यान रखना। यहां पे लिख देता हूं, गुरुजी कितने ऑब्जेक्टिव कराएंगे? मैं कहूंगा गुरुजी का ऑब्जेक्टिव का सेशन पड़ा हुआ है, जाके देख लेना। इसी पाठ के 100 ऑब्जेक्टिव मैंने उसके अंदर कराए हुए हैं। एक पाठ से 100 ऑब्जेक्टिव आपके गुरुजी ऑलरेडी करा चुके हैं, जाके उसे देख लेना। आज इसमें इंपॉर्टेंट कराने वाला हूं। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? हाँ, कब हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ध्यान रखे 23 जून 1844 को गुरुजी इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बालकृष्ण जी का जन्म स्थान कहां था? इलाहाबाद बेटा, इलाहाबाद के अंदर इनका जन्म हुआ था। बालकृष्ण जी की मां का क्या नाम था बेटा? ऑप्शन सी, पार्वती देवी था। बालकृष्ण जी के पिता का क्या नाम था बेटा? बेनी प्रसाद भट्ट था। बेनी प्रसाद
भट्ट था। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान रखना, एग्जामिनर ऐसे भी कर सकता है। देखो यहाँ बेनी प्रसाद माधव कर दिया है, यहाँ बेनी प्रसाद गट्ट कर दिया है, यहाँ बेनी प्रकाश कर दिया है। तुम ध्यान रखना बेटा, बेनी प्रसाद भट्ट था। चलिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? भैया एक व्यापारी थे, ऑप्शन सी। बालकृष्ण जी के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? मैंने बताया था, जैसे आपके हमारे जीवन में हमारी माओ ने ये किरदार निभाया है, इनकी भी माता जी ने, है ना। ऑप्शन सी सही है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में कौन सा मासिक पत्र निकाला था? गुरुजी हम सबको पता है, चीख चीख कर। हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जहां दिखेगा गोला लगाएंगे। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप मासिक पत्र को कितने वर्षों तक चलाते रहे? गुरुजी आपने बताया था कि जहां भी 33 वर्ष दिख जाएं वहीं पर सीधे बिंदु लगाई आना। गुरुजी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? गुरुजी शुरुआत में तो आपने बताया था लाला श्रीनिवास दास, 3 प्रश्न बताए थे पूछे जाएंगे, वहीं से तो है गुरुजी, लाला श्रीनिवास दास की रचना है। आगे, बालकृष्ण भट्ट जी ने सन 1886 में लाला श्रीनिवास दास की किस रचना की आलोचना की थी? गुरुजी आपने बताया तो था संयोगिता स्वयंवर, बताया तो था गुरुजी आपने, संयोगिता स्वयंवर। चलिए, बालकृष्ण भट्ट जी को जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी वर्धनी सभा के संपादन के लिए काशी किसने आमंत्रित किया था? सवाल अभी निकाल के बताया था भैया, जिनका नाम में तो सुंदर था लेकिन बात उनकी अच्छी नहीं लगी, लौट के आ गए। ऑप्शन डी, श्याम सुंदर दास ने बुलाया था काशी में, किस लिए? हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए। फिर है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? भैया भी बताया था, आधुनिक काल। आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बताया था बेटा, भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? मवाद और धुआं निकल जाता है गुरुजी। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देख पाया था? 16 वर्षों तक। 16 वर्षों तक गुरुजी मानव मुख नहीं देख पाया था, है ना। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा? उमदा नहीं है भैया, गलती से टाइप हो गया है, उमड़ा। उमड़ा चला आता है किसकी में? 2 सहेलियों की बातचीत में गुरुजी। इसमें तो ना ऑप्शन बी पढ़ेंगे, ना सी, ना डी, ऑप्शन ए पे ही मार के आ जाएंगे। चलिए अगला, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन किसने कहा था? बताया था मैंने बेटा अभी, है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। चलो, भट्ट निबंधमाला को बालकृष्ण जी ने कितने खंडों में प्रकाशित किया है? बताया तो था, 2 खंडों में, 501 में, 501 में। देख रहे हो, अगर अच्छे से पढ़ लो तो सब कुछ इतना कॉन्फिडेंस बन जाता है कि आप याद कर सकते हो। हाँ, कितनी देर लगी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में? चुटकियों में सॉल्व करते हुए आगे। अब ऐसी लघु उत्तरीय की तरफ चलते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय की तरफ चल रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न देखिए जरा, बार बार रिपीट हुआ है। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? तो भैया उत्तर में लिखना, अगर मनुष्य के पास वाक शक्ति ना होती तो यह सृष्टि गूंगी दिखाई पड़ती, सब लोग लुंज पुंज से हो, सब लोग लुंज पुंज से हो, मानो कोने में बैठा दिए जाते। जिस सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों से करते हैं, एक दूसरे को व्यक्त नहीं कर पाते। हो गए भैया, ले लो 2 नंबर पूरे। हाँ, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 2 हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है? 2 हमजोली सहेलियों की बातचीत का जायका ही निराला है। 2 सहेलियों की बातचीत में मानो रस का समुद्र उमड़ा चला आता है, उमड़ा चला आता है। भैया ये लो, हो गए 2 नंबर। कितनी आसानी से 4 नंबर कर लिए। और क्या है बेटा, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। ये देखो लाइन लगी हुई है, जिस जिस वर्ष में पूछे गए हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता? मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है। बालकृष्ण भट्ट अपने निबंध बातचीत में बताते हैं कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार उसके बोलने पर ही होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण और दोष का पक्ष प्रकट नहीं होता है। हाँ गुरुजी, आपने तो यहीं पे सारे नंबर दिला दिए, कितने प्यारे हो ना भैया आप। चलिए फिर है अगला सवाल, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? कहां पे थी? ध्यान रखो, संकेत याद रखना, यूरोप या फिर यूरोप। आ गया जिक्र, उत्तर क्या लिखोगे? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की कला।
बात करने की कला, इस कला की बराबरी ना तो भाषण कर सकता है और ना ही लेखन। इस कला में निपुण व्यक्ति बड़ी चतुराई से प्रसंग बांधते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के अंदर प्रचलित है। कहां प्रचलित है? यूरोप के अंदर प्रचलित है जी, यूरोप के अंदर प्रचलित है। ठीक है, आइए इसी के साथ 4 लघु उत्तरीय खत्म, दीर्घ उत्तरीय की तरफ चलते हैं। आइए, पहला सवाल, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? हाँ, 2025 में पूछा गया है बेटा, ध्यान रखना इस वर्ष आपके एग्जाम में आने की बहुत सारी गुंजाइश है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? कैसे कर सकता है? हाँ, बहुत आसान सा उत्तर है भैया। मनुष्य में बातचीत का सर्वोत्तम रूप, मनुष्य में बातचीत का सर्वोत्तम रूप उसकी आत्म वार्तालाप है, स्वयं से बातचीत है। लेखक का मत है कि व्यक्ति को अपने भीतर ऐसी शक्ति विकसित करनी चाहिए जिससे वह अपने ही मन से सहज रूप में संवाद कर सके। लेखक कह रहे हैं व्यक्ति को, मनुष्य को अपने अंदर ऐसी शक्ति जागृत करनी चाहिए जिससे वो खुद से ही बात कर सके। आत्म वार्तालाप का तात्पर्य है क्रोध पर नियंत्रण, ताकि हमारी वाणी से किसी अन्य को कष्ट ना पहुंचे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अहू को शीतल करे आप हूं शीतल होए। कबीरा, कबीर जी से भी प्रभावित है भैया बालकृष्ण भट्ट जी। चलिए, है ना, क्या कह रहे? कह रहे अन्य को कष्ट ना पहुंचाए। हमारे मन में भावनाएं लगातार बदलती रहती हैं, इसलिए उन्हें साधना आवश्यक है। अगला पैराग्राफ शुरू होगा। बालकृष्ण भट्ट मन को प्रपंच में संसार का एक बड़ा आईना मानते हैं जिसमें इच्छानुसार कोई भी रूप दिखाई दे सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि चित्त को एकाग्र कर, मन को स्थिर बनाकर अपने आप से बात करना सीखे। ठीक है, फिर आखिरी लाइन क्या है? आत्म वार्तालाप के बल पर मनुष्य बड़े से बड़े शत्रु पर भी सहजता से विजय पा सकता है और जीवन में एक नवीन और सुंदर संसार का निर्माण कर सकता है। कितना आसान था। 5 नंबर का है, याद करना पड़ेगा। बढ़िया भाषा में लिखा हुआ है, एकदम आसान भाषा है गुरु। इसमें भी याद ना कर पाए तो परेशानी है इसके साथ, तुम्हारे मगज के साथ, ब्रेन के साथ। ठीक है, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे धीरे याद करना, हो जाएगा। बहुत डिटेल में पढ़ाया है, डिटेल में जाके सर्च कर लेना, हिंदी बाई या बाय अखिल AKHIL सर, यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। अपने आप बनाने लग जाओगे सारे उत्तरों को। अगला प्रश्न, ओहो भैया इसमें फिर से गलती हो गई, हर बार मुझसे ये गलती हो जाती है, हर बार। हाँ, परेशान मत होना। बातचीत निबंध की क्या विशेषताएं हैं? ठीक है भैया, 5 नंबर में पूछा जाता है। 2009, 2023, 2025 में पूछा गया है और मुझे लगता है 2026 में भी ये पूछा गया है, जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, अब आप लिखोगे बातचीत निबंध की विशेषताएं। क्या लिखोगे? बातचीत निबंध की विशेषताएं आप लिखोगे बेटा। चलिए आते हैं अगले पर। अगला प्रश्न है बेटा, बातचीत निबंध की क्या विशेषताएं हैं? 2025 में और फिर 2026 दोनों में पूछा गया है भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा? सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे वाक शक्ति का महत्व। ठीक है, बातचीत निबंध की विशेषताएं, वाक शक्ति का महत्व बताएंगे आप एग्जामिनर को कि लेखक के अनुसार वाक शक्ति ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा वरदान है। यदि मनुष्य बोल ना पाता तो यह संसार गूंगा होता और हम अपने सुख दुख एक दूसरे से प्रकट नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट बनाइएगा, लिखिएगा मन की शुद्धि। मन की शुद्धि क्या लिखेंगे? बालकृष्ण भट्ट मानते हैं कि बातचीत से मन की गंदगी को बाहर निकाला जाता है। बातचीत से मन में जमा हुआ धुआं और मवाद बाहर निकलता है, जिससे चित्त हल्का, स्वच्छ और प्रसन्न हो जाता है।
2 पॉइंट। अगला क्या पॉइंट लिखेंगे आप? लिखेंगे बातचीत की कला। जिक्र करेंगे यहां पे यूरोप का। भैया आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? निबंध में यूरोप में प्रचलित आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की प्रशंसा की गई है। इसका अर्थ ऐसे ढंग से बातचीत करना है कि सुनने वाले को आनंद मिले, आनंद की अनुभूति हो। जीवन में आनंद बढ़ता जाना चाहिए, हर दिन पिछले गुजरे हुए दिन से अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ है चौथी हेडिंग डालेंगे आप, अलग अलग वर्ग की बातचीत। क्या डालेंगे? अलग अलग वर्ग की बातचीत। हिंदी में यदि 100 में से 100 लेने हैं ना गुरु, है ना, ये बहुत आसान सी यात्रा है, दिखती आसान है नहीं। ध्यान रखना, सबसे पहले ना फॉर्मेटिंग के ऊपर ध्यान दे लो। आंसर फॉर्मेटिंग जिस दिन आ गई उस दिन हिंदी में 100 में 100 ले जाओगे। लेखक ने मनोवैज्ञानिक ढंग से बताया है कि उम्र और वर्ग के अनुसार बातचीत का रूप बदल जाता है। बूढ़ों की बातचीत में अक्सर पुराने समय की बातें और शिकायतें होती हैं, जबकि मित्रों की बातचीत में रस और आनंद होता है। फिर डालोगे पांचवी हेडिंग क्या होगी? आत्म अनुसंधान, खुद से बातचीत। ये शब्द कठिन लग रहा हो तो काट देना, सीधे लिख देना स्वयं से बातचीत। स्वयं से बातचीत क्या कहते हैं? लेखक बातचीत का सबसे अच्छा रूप खुद से बात करना मानते हैं। यदि मनुष्य अपनी जीभ पर नियंत्रण रखकर स्वयं से संवाद करे तो वह क्रोध और विवाद से बच सकता है और शांत स्वभाव का बन सकता है। आइए अगला प्रश्न है बेटा, बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखिए। आ गया 5 नंबर का सवाल। चलो 5 नंबर लेते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। लेखक ने वाक शक्ति को ईश्वर का दिव्य वरदान बताया है। उनका कहना है कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि मूक और निरस प्रतीत होती। वे स्पष्ट करते हैं कि बातचीत में वक्ता को भाषण की तरह दिखावा या नाज नखरा प्रदर्शित करने का अवसर नहीं मिलता है। ठीक, लेखक के अनुसार जैसे मनुष्य को जीवन को आनंदमय बनाने के लिए भोजन, जल और चलने फिरने की आवश्यकता है, उसी प्रकार बातचीत भी अत्यंत आवश्यक है। इससे चित्त हल्का होता है और मन में जमा मवाद भाप बनकर बाहर निकल जाता है। आगे कहते हैं, बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही व्यक्ति के रूप और स्वभाव का साक्षात्कार होता है। लेखक ने बातचीत के प्रकार का भी उल्लेख किया है। एडिसन का मानना है कि वास्तविक बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच संभव है, तो वह दुख से मुक्त होकर एक नवीन और सुंदर संसार का निर्माण कर सकता है। बातचीत न केवल मनुष्य के जीवन को रोचक बनाती है, बल्कि मन बहलाव, तनाव मुक्त रहने और व्यक्तित्व विकास का भी प्रभावी साधन है। आखिर में क्या लिखोगे? उत्तम बातचीत व्यक्ति को लोकप्रिय बनाती है, जबकि हास्य, विनोद और चुटीली बातें उसे सुख का अनुभव कराती हैं। इस प्रकार बातचीत मनुष्य के सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसी के साथ सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं समाप्त। लेकिन इस पाठ के अंदर ध्यान रखना, या फिर गद्य खंड से भैया व्याख्या संबंधी पूछे जाते हैं। व्याख्या संबंधी या आपसे व्याख्या संबंधी मेरे हिसाब से 4 में पूछ लेगा। चलो 4 की तैयारी करते हैं। मैंने शुरुआत में बताया था इस पाठ से पूछे जाते हैं। व्याख्या संबंधी प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसा चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है, कोई भी दुर्घट बात नहीं है। अब ध्यान रखना, व्याख्या संबंधी प्रश्न जब भी पूछा जाएगा उसमें फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है। उसके आगे भी एक पॉइंट है, वो अगले पार्ट पे, अगले पेज पे आपको बताता हूं। क्या लिखोगे? संदर्भ सभी में सेम रहेगा, पूरी किताब में सेम रहेगा, बस लेखक का नाम और पाठ का नाम बदल जाएगा। ठीक है, लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में प्रस्तुत प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध से ली गई हैं। क्लियर है? चलिए, प्रसंग क्या है? इन पंक्तियों में लेखक ने मनुष्य की भाषा, मनोवृत्ति और उसके व्यवहार की जटिलताओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। क्या है बेटा? प्रसंग है। व्याख्या देखिए, व्याख्या क्या है? व्याख्या है इसकी
वे कहते हैं, कौन? बालकृष्ण भट्ट, कि मनुष्य जिस समाज में रहता है उसी समाज से ही भाषा सीखता है। सीखते हैं ना, हम जिस समाज में रहते हैं उसी समाज से भाषा सीखते हैं। जैसी बातें जिस भाषा में समाज बातें करता है वही हम लोग आत्मसात करते हैं, उसी तरह से बोलना शुरू करते हैं, और वही भाषा उसके विचार की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम बनते हैं। किंतु मनुष्य के अंदर का मन स्थिर नहीं रहता, उसका मन निरंतर बदलता रहता है। इसी चंचलता के कारण मनुष्य कभी किसी को मित्र मान लेता है और कभी शत्रु। कभी मित्र मान लेता है और कभी क्या मानता है बेटा? कभी मानता है शत्रु। चलिए अगले पेज पर आ जाते हैं, ध्यान देना। अब कभी क्रोध कर बैठता है तो कभी मधुर बातें करता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के असली चरित्र का पता नहीं चलता। इसी कारण वे मन को प्रपंच में संसार का एक बड़ा आईना बताते हैं, जिसमें छल कपट झूठ और फरेब सब दिखाई देते हैं। इन सब का मूल कारण मनुष्य के मन की चंचलता है। इन सब का मूल कारण मनुष्य के मन की चंचलता है। फिर क्या लिखना है? लिखना है, लेखक इस दुर्गुण से मुक्ति के लिए रास्ता भी बताते हैं। उनके अनुसार मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी जीभ पर नियंत्रण रखे तथा चित्त को एकाग्र करे। यद्यपि मनुष्य की जीभ खुद चलने की आदत रखती है, पटर 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 चलती रहती है, परंतु जिस व्यक्ति ने जीभ पर संयम पा लिया वह बिना प्रयास क्रोध एवं शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्लियर है? क्लियर है? अब आंसर फॉर्मेटिंग में आखिरी पार्ट है निष्कर्ष। लेखक का मत है कि मन पर नियंत्रण होने पर किसी से झगड़ा ना रहेगा और मनुष्य अपना नवीन व सुंदर संसार स्वयं विकसित कर सकेगा। 4 नंबर पक्के कर लो, 4 नंबर पक्के कर लो। क्लियर है? फॉर्मेटिंग ध्यान रखना, वापस दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और अंत में निष्कर्ष। अगला सवाल और आखिरी सवाल। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता। बार बार रिपीटेड सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल लो। ठीक है भैया? क्लियर है? चलो, संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में प्रस्तुत प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध से ली गई हैं। प्रसंग क्या है? इस निबंध में लेखक स्पष्ट करते हैं कि बातचीत एक विशेष कला है जिसके कारण मनुष्य सबसे प्रेम पूर्वक संवाद करता है और उसका आनंद उठाता है। किंतु जब व्यक्ति अत्यधिक वाचाल हो जाता है या बातचीत करते समय स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो यह उसका दोष है। इसके विपरीत जब वह संजीदगी और सलीके से बात करता है तो वह गुण माना जाता है। आगे आ जाइए। व्याख्या क्या है? लेखक बताते हैं कि मनुष्य यदि मौन रहे तो उसके चरित्र का पता नहीं चलता। बहुत बार पढ़ा है इसी पाठ में। लेखक कहते हैं कि मनुष्य यदि मौन रहे तो उसके चरित्र का पता नहीं चलता है, परंतु जैसे ही वह बोलता है उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट हो जाते हैं। उसके गुण और दोष प्रकट हो जाते हैं या होने लगते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो वे अपने मन की बात एक दूसरे के सामने खोल देते हैं, कभी शिकायतें, कभी अच्छाइयां तो कभी बुराइयां, और इसी प्रक्रिया में व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव उजागर हो जाता है। ठीक है, आइए निष्कर्ष पे चलते हैं बंधु। इसी संदर्भ में बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात उसकी असली पहचान सामने आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के भीतर अच्छे बुरे अनेक विचारों की परतें छिपी रहती हैं जो बातचीत के समय उसकी जिह्वा और वाणी के माध्यम से प्रकट होती हैं। अतः स्पष्ट है कि बातचीत से ही मनुष्य के गुण और दोष की पहचान होती है। ये देखो, वापस से 4 अंक ले लो। तो देखो भैया, देखो भैया, मुन्ना, इसी के साथ मेरे मुन्ना राजा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी के साथ हमने इस निबंध से आज के वन शॉट में क्या कर लिया भैया? पूरे 10 अंक की तैयारी कर ली। ठीक है जी। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने गुरुजी को ढेर सारा प्यार देने के लिए वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना। ठीक है, कमेंट करना तो गुरुजी को बिल्कुल मत भूलना। आपका कमेंट, आपका प्यार मेरे पास तक पहुंचा देना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, गुरुजी नहीं भूलेंगे, और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। ठीक है, इसी चैनल पर आपकी हमारी मुलाकात होती रहेगी। ये था आज का वन शॉट बातचीत का। बहुत अच्छे से पढ़ा, डिटेल में पढ़ना है, मैंने आपको बोला है अखिल सर हिंदी करके।
अखिल सर हिंदी, AKHIL, अखिल सर हिंदी सर्च कर लेना। ठीक, बहुत डिटेल में इन चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है, अच्छे से पढ़ लेना। कहीं कोई समस्या है तो मैं आपका बड़ा भाई हूं, आपके बीच में हूं। मन लगा के पढ़ो, हिंदी में 100 में 100 के लिए पढ़ो, और ये तभी हो पाएगा जब हिंदी में रुचि बनाओगे। किसी भी विषय में यदि आप पूरे अंक लाना चाहते हो तो उस विषय में रुचि बनानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि आखिर ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, किन परिस्थितियों में घट रही हैं, घटनाक्रम क्या है। जब इसमें आप रुचि देने लगते हैं तो वही सब्जेक्ट जो शुरुआत में आपको कठिन लगता है, डराता है, वही आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। बहुत छोटी सी मैथमेटिक्स है यार, दिमाग ज्यादा ना लगाओ, दिल लगाओ। दिल लगाओगे प्यार हो जाएगा, चीजें अपने आप चलती हैं। हम मनुष्य हैं, मशीन नहीं है। दिल लगाना पड़ेगा, दिमाग मत लगाओ, सब कुछ अच्छा होगा। अपना ख्याल रखना, बहुत जल्दी मिलेंगे वापस अगले चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए तैयार रहना, मुझे बहुत ज्यादा मिस करना। याद रखना, अगले लेक्चर में फिर कुछ तूफानी लेकर मिलता हूं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जिंदाबाद, लव यू।